ये यूट्यूब चैनल है लर्न विद सेब, आप इस पे विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं अलीगढ़ या जामिया के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इन दो टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि ये रॉलेट एक्ट है क्या और कब पास किया गया है। रॉलेट एक्ट दरअसल पास किया गया था 1919 में। ये पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं। उस वक्त में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ब्लैक बिल नंबर 1 को पास कर दिया है। तो ये इस तरीके का ये पेपर कटिंग है उस ज़माने का। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया है और ये वो इंसान है जिनके नाम पे ये एक्ट पड़ा है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कोई एक्ट था नहीं वैसे, ये तो ये उसके चेयरमैन थे इस एक्ट के, इस कमेटी के। इन्होंने ही सिफारिश की थी इस तरीके का कोई एक्ट पास हो, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का दरअसल जो नाम है वो ये है, क्या है, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। देखो ये वैसे तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के लिए, मतलब जो 11th में एंट्रेंस देने वाले हैं एमयू और कॉमर्स में, उनके लिए। बट ये जो टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इवन बीए के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीए एलएलबी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट का जो नाम है वो द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। देखो नाम से ही कितना खतरनाक लग रहा है ना, 1919 का ये एक्ट है। तो ये भी याद रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है इसको। डेट याद रखना है 18 मार्च 1919, यानी कि आज से ठीक 1 महीना 2 दिन पहले। कब? 1919। ये एक्ट क्या कह रहा था? ये एक्ट सिंपली यही कह रहा था कि भाई साहब मैं आपको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दूंगा बिना ट्रायल के, बस यही है इसका काम। तो बिना ट्रायल के, ये वर्ड के ऊपर फोकस करें, विदाउट ट्रायल के 2 साल तक आपको जेल में बंद कर लिया जाएगा। उसके बाद ही सुनवाई होगी कि भाई आप फला काम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो सब बात की चीज़ है। आपको पहले बिना वारंट के उठा लिया जाएगा, बिना ट्रायल के उठा लिया जाएगा। आपको पता है कि जब भी पुलिस आपको उठाती है तो क्या करती है, आपको दिखाती है वारंट है आपके अगेंस्ट, है ना, वारंट दिखाएगी, आपके घर वालों को इन्फॉर्म करेगी, ये तमाम चीज़ें होती हैं। बट ये काला कानून था, है ना, ये काला कानून था, इसीलिए इसमें 2 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा आपको। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, आपको याद रखना है कि जैसे ही गांधी जी की एंट्री हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में, अंग्रेज परेशान हो रहे हैं। गांधी जी सबसे पहले जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं। जो भी इंसान इंग्लैंड से एलएलबी की डिग्री हासिल करता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। तो जो भी लोग अपने साथ बैरिस्टर लगाते हैं, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की है इंग्लैंड से, है ना, लंदन से। चलें, तो गांधी जी बैरिस्टर बन गए। अब बैरिस्टर बनने के बाद इनको प्रैक्टिस करना था। प्रैक्टिस करने के लिए ये पहुंच गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अपना प्रैक्टिस वगैरह किया, सब चीज़ ओके हो गया। अब ये लौट रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कब लौट रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विद डेट 9 जनवरी 1915, है ना, 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया में वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आएंगे ये भाई। और इसी 9 जनवरी को आपको याद रखना है कि हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे। ये इंपॉर्टेंट डेज में भी, ये आपका टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट डेज, ये उस टॉपिक का एक पार्ट है कि 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 जनवरी 1915 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी वापस लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान। और साथ ही साथ इसमें दूसरा जो सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? आपको तुरंत जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में आप ही बताइए। और थीम भी बताएं इसका, है ना, इसका थीम भी बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का थीम क्या है।
और कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये 2 सवाल आपसे मैंने पूछा है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ये कैसा कानून था ये आपको पता चल गया। इसमें विदाउट वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनडेफिनिट डिटेंशन कर लिया जाएगा भाई, मतलब कि पता नहीं है कब छोड़ा जाएगा आपको, बस आप पड़े रहेंगे। जैसे आज आप देखते हैं सरकारें किसी के ऊपर यूएपीए लगा देती है, एनएसए लगा देती है और उसको इसी तरीके से इंडेफिनिट डिटेंशन कर लिया जाता है। उसकी सुनवाई बहुत लंबी हो जाती है, बहुत कई सालों तक वो जेल में ही रहता है, उसको पता भी नहीं है कि उसने किया क्या है और वो जेल में सड़ रहा है बेचारा, है ना। तो ये अंग्रेजों का इतना खतरनाक, इतना काला कानून था, क्योंकि गांधी जी की एंट्री करते ही एक्टिव पॉलिटिक्स में ये परेशान हो गए थे। 1917 में चंपारण मूवमेंट, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मूवमेंट, तो इनसे परेशान हो गए थे अंग्रेज। अब इन्होंने एक तरीके का काला कानून को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा है ना। क्यों पसंद आएगा भाई? नहीं आएगा। क्या पर्पस था इस एक्ट का? वही, द पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज इन द कंट्री। ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग जाग उठी थी हिंदुस्तानियों के अंदर, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान अब आजाद होने ही वाला है, होने ही वाला है। अरे जवाहरलाल नेहरू ने तो कह दिया था क्या कि 1930 में हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पता है वो कब कहा था? तो आप बताएं कि जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हो रहा था? चलो इतना थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन वो किस जगह पे था और किस ईयर में कहा था। इसमें महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज जिसको कहते हैं। ये आपको जगह और ईयर का नाम बताना है कि किस ईयर में इस तरीके से उन्होंने कहा था, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्ज को दबाने के लिए ये काला कानून लाया गया था, जिसका हर हिंदुस्तानी ने क्या किया था? पुरजोर मजम्मत किया था, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। फिर उसके बाद यहाँ जाइए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मेरा YouTube चैनल है लर्न विथ ज़ेब, इसको आपने कर लेना है सब्सक्राइब। घंटी वगैरह अगर दबाना चाहते हैं तो दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उस वक्त वाइस रॉय कौन है ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये कानून बनाया गया तो वो वाइस रॉय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। और जितने भी इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने इस काले कानून के अगेंस्ट में वोट किया है। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ आइए। अब भाई इतना खतरनाक कानून बनाओगे, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी ने कहा कि भाई हम सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं, तो याद रखना है कौन सा आंदोलन शुरू हो रहा है? सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो रहा है कब? रॉलेट एक्ट के इंट्रोड्यूस होने के बाद। ये फर्स्ट मास स्ट्राइक है, ये भी याद रखना है कि फर्स्ट मास स्ट्राइक है, और ये है रॉलेट साहब और ये है गांधी जी। गांधी जी ने कहा सुनो रॉलेट, या तो इस एक्ट को वापस ले लो या फिर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, बहुत बड़े लेवल पे मैं प्रोटेस्ट करने वाला हूँ। ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ये आदमी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मत सुनो भाई, प्रोटेस्ट कर देता हूँ। लॉन्च हो गया प्रोटेस्ट, नेशन वाइड हड़ताल हुआ, हंगर स्ट्राइक वगैरह सब हो रहा है। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था रॉलेट से कि भैया रॉलेट 6 अप्रैल का दिन याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, 6 अप्रैल 1919 को मैं सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करूंगा, बाद में जो होगा मैं नहीं जानता। उसने कहा ठीक है कर लो। फिर 6 अप्रैल 1919 को ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, याद रखना है 8 अप्रैल। फिर 9 अप्रैल को देखिए ध्यान से, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी अरेस्ट कर लिया गया और सत्यपाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये दोनों लीडर हैं, हिंदू और मुस्लिम के बहुत बड़े लीडर हैं। गांधी जी पूरे इंडिया के बड़े लीडर हैं। 3 बड़े लीडरों को जब अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, लोग क्या करें? लोग अब इनके साथ सहानुभूति दिखाएंगे, सॉलिडारिटी मार्च पास करेंगे। जितने भी इंडियन प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी पेश किया इन तीनों बड़े लीडर्स के लिए। उसके बाद एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि लर्न विद ज़ेब यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लस मैंने एक सीरीज़ चलाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी क्लास 10th और BA का करवा रहा हूँ, तो वो
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जाकर देख लें अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है अलीगढ़ और जामिया दोनों यूनिवर्सिटीज़ का। अब आ जाए क्या होगा, ये 10 अप्रैल को सॉलिडारिटी मार्च निकल रहा है। अब 13 अप्रैल को याद करिए, आज 16 अप्रैल है, जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। और ये जलियांवाला बाग मैसेकर में आपको सबसे पहले तो ये डेट, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होते हो, आपके सवाल में, आपके दिमाग में बहुत सवाल चल रहा होता है, और कंफ्यूजन में हो सकता है कि वो पूछे जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, ये 13 की जगह 18 कर देगा, या 13 ही रहेगा, 1819 कर देगा, या 2019 कर देगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और आप जल्दी से आपने क्या किया, पता चला कि 1819 पे ही टिक लगा दिया और आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं करना है, 1819 नहीं, आप याद रखें कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ये जलियांवाला बाग कहाँ है भाई, ये अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर कहाँ है, पंजाब के अंदर है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पंजाब कहाँ है। इधर आ जाओ, अब क्या हुआ भाई, ये पंजाब के अंदर बैसाखी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और बैसाखी फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसी खुशी में पंजाब के लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी जलियांवाला बाग में साथ ही साथ रणनीति भी बना रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारे तीनों बड़े जो लीडरान हैं, जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, उनको किस तरीके से छुड़ाया जाए। और ये रास नहीं आता है अंग्रेजों को कि भाई ये तो इकट्ठा हो रहे हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर वही हुआ कि जनरल डायर पहुंचा। ये जलियांवाला बाग है मिसाल के तौर पे, यहाँ सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, यही दरवाजा ही है, बस एक ही है, बाकी कहीं से कुछ नहीं। और आपको पता है कि पहले की दीवारें बहुत लंबी होती थी, दीवारें इतना लंबी कि लोग कूद के भाग भी नहीं सकते। ये जनरल डायर अपने फोर्स लेकर यहाँ पे आता है और कहता है कि फायर, तो यहाँ से गोलियां चलती हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी जाती है और हजारों लोगों को मार दिया जाता है। इसी के अंदर एक कुआं है, कुआं के अंदर लोग जान बचाने के लिए कूदते हैं और वो कुआं पानी नहीं खून हो जाता है। यानी इतनी गोलियां बरसाई जाती हैं कि इस कुएं के पानी का जो रंग है वो लाल हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए प्लस रणनीति बनाने के लिए कि किस तरीके से क्या आगे का रोड मैप होना चाहिए, वो लोग इकट्ठा हुए थे और इस तरीके के अंग्रेजों ने शर्मनाक हरकत कर दी। और उसमें जो एक नाम आता है जनरल डायर, इसी जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था कि गोली चलाओ। और एक और डायर है पंजाब के अंदर जिसका नाम है माइकल ओडायर। और माइकल ओडायर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस वक्त का पंजाब में। तो ये इससे बड़ा अधिकारी है ये माइकल ओडायर। माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब का, और REH जनरल डायर उसने ऑर्डर किया। कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की ऑर्डर किसने दिया था, तो वो जनरल डायर था, माइकल ओडायर नहीं था। ये आपको याद रखना। साथ ही साथ आप ये देख लें, ये वो जलियांवाला बाग है, ये गोलियों के निशान, ये अंधाधुंध फायरिंग, ये बता रही है कि किस तरीके का वहाँ पे माहौल होगा उस वक्त में। यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है कि ये बुलेट मार्क्स हैं। यहाँ पे पढ़ने के दिस ग्राउंड was hollowed by the mingled blood of about 2,000 innocent Hindus, Sikh and Muslims who were shot by British bullets on 13th April 1990. The ground was acquired from the owners by public subscription. तो ये है, ये देख लें, ये बैसाखी फेस्टिवल है का एक चित्र है, और ये जनरल डायर और ये माइकल ओडायर है। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं अंग्रेजों ने, विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा था। वो विरोध प्रदर्शन जो नॉन वायलेंट था, अब वो वायलेंट का रूप अख्तियार कर चुका था। लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप वायलेंट नहीं हो सकते। कुछ लोगों को लगेगा कि क्यों नहीं वायलेंट हो सकते, वो मार सकते, हम नहीं मार सकते। गांधी जी वहां पे बहुत सही थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी तादाद इतना कम है, मतलब कम का मतलब ये है कि आप उस तरीके से उतना पावरफुल हो नहीं ना, तो अंग्रेज
जो मर्जी वो आपके साथ करते। यानी कि उनको एक बहाना मिल जाता कि भाई इन्होंने पत्थर चलाए, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने गोलियां चलाई, हमने सेल्फ डिफेंस में सबको मार दिया। और ये गांधी जी नहीं चाहते। गांधी जी नहीं चाहते थे कि चलो ठीक है, ये गलती से तो हो गया है ना, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, बट अब इससे बड़ा कोई इवेंट ना हो जाए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि वो जो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था 6 अप्रैल को, अब 18 अप्रैल को वापस कर लिया उसको। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है कि किस इवेंट के बाद सत्याग्रह आंदोलन को वापस किया गांधी जी ने, ये आपका सवाल है ना। इस तरीके से पिछले बार सवाल पूछा गया है जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस के पेपर में। तो वो आपका जवाब होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 18 अप्रैल को उन्होंने वापस कर लिया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, और इनका नाम दरअसल रविंद्रनाथ ठाकुर। अब आपको पता है अंग्रेज बोलते ही ऐसे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना, इस तरीके से बोलेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, और ठाकुर ठाकुर करते करते वो टैगोर हो गया। ठीक है, तो ये नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का या रविंद्रनाथ ठाकुर का। अगर ऑप्शन में रविंद्रनाथ ठाकुर हो तो ऐसा ना समझे कि ये दूसरा ऑप्शन है, ये लगता है कोई दूसरा व्यक्ति है, वही है। और ये खबर पहुंची रविंद्रनाथ टैगोर के पास 22 मई को। उन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता में प्रोटेस्ट मीटिंग रखो, और वहीं पे इन्होंने कह दिया कि भाई आपने, यानी कि अंग्रेजों ने जो मुझे उपाधि दी है ना, नाइटहुड का जो टाइटल दिया है, मैं उसको एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट मैं इसको वापस करता हूँ, ले जाओ अपना। मैं अंग्रेजों का उपाधि कैसे हासिल कर सकता हूँ, उन अंग्रेजों का जिन्होंने हिंदुस्तानियों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, वापस कर दिया। गांधी जी भी अपने ऑनर को वापस करते हैं, कैसर हिंद। मगर यहाँ पे ये नोट करने वाली बात यह है कि गांधी जी ने जो कैसर हिंद लौटाया था वो नॉन कोऑपरेशन के लिए था, जलियांवाला बाग के लिए नहीं। याद रखिए, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 खिलाफत मूवमेंट के साथ जिसको लॉन्च किया जा रहा है। याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसर हिंद को वापस तो किया था गांधी जी ने, बट वो जलियांवाला बाग के लिए नहीं, वो नॉन कोऑपरेशन में। ठीक, और फिर क्या हुआ? अभी कुछ साल पहले जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी भारतीय सरकार है, उसने कानून लाया था, फार्म लॉज, किसान के लिए वो कानून लेकर आए थे, और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कानून है, बहुत अच्छा है, सही है, वगैरह वगैरह। किसान प्रोटेस्ट करते रहे, किसान डटे रहे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2 प्रोटेस्ट को आपको याद रखना है। 2019 में, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अमेंड किया, एक्ट को पास किया। उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, वो एक दूसरा टॉपिक है, प्लस वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि लेंथी हो जाए। उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जाहिर सी बात है, लोग हैं, करेंगे ही प्रोटेस्ट, बिल्कुल उनका हक बनता है। हमारा देश है, अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम करेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये सरकार को भी पता है कि भाई हमें अगर पसंद नहीं आएगा तो करेंगे, कोई भी करेगा, और ये जायज़ भी है। पर दूसरे कंट्री के लोग ये ना कहें कि नहीं भाई ये है वो है, उनसे मतलब ही नहीं भाई, ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो वहां पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो कई जगह पे वायलेंट हो गया था। ये वजह है कि उसको दबा दिया गया। बहुत से यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने उसको लीड किया, और बाद में आपको पता है कि किस तरीके से पुलिस ने ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वायलेंट हो गया था। जैसे ही मूवमेंट वायलेंट होगा, अपोनेंट को मौका मिल जाएगा कि भाई मैं क्या ही कर सकता था, मैंने तो सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया है। यही गांधी जी को पता था। गांधी जी को पता था कि जैसे ही मूवमेंट वायलेंट होगा, इनको एक बहाना मिल जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया साहब, उधर से उन्होंने गोलियां चलाई, पत्थर फेंकना शुरू किया, तो हम खड़े थोड़ी रहते।
हमने ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। तो इसलिए जो सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था वो कर्ब कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म हो गया, है ना। सक्सेस नहीं मिला। मगर किसान आंदोलन में आइए, किसान आंदोलन शांतिपूर्वक किया गया, ये प्रोटेस्ट था। एक भी जगह इस तरीके से नहीं हुआ, वायलेंट नहीं हुआ, सिवाय 26 जनवरी को लेके, है ना। 26 जनवरी में तो कुछ किसान पहुंच गए थे वो लाल किले पे, बट बाकी वो जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक था। और ये है नॉन वायलेंस का तरीका। ये होता है नॉन वायलेंस की जो अहमियत है, गांधी जी के नज़र में यही था कि आप नॉन वायलेंट रहें, प्रोटेस्ट करें, नॉन वायलेंटली करें। और देखो सरकार मजबूर हो गई, सरकार ने उस कृषि कानून को वापस ले लिया, और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी अंग्रेजों को इस कानून को वापस लेना पड़ा, रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा। कब? स्पेशल लॉज रिपील्ड एक्ट ऑफ 1922, इस एक्ट के तहत इस रॉलेट एक्ट को वापस कर लिया गया। मैं इसलिए CNRC प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट को बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो क्या नहीं होगा, और वो आप इसको इस इवेंट से रिलेट भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आ जाए उधम सिंह, एक मूवी भी आई है उधम सिंह, शायद उस मूवी का नाम भी उधम सिंह ही है। ये अपना नाम कहते हैं कि राम मोहम्मद आज़ाद सिंह, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस विचारधारा को मानते हैं, ये इस विचारधारा से ये प्रेरित है। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया हत्या माइकल ओडायर की। तो याद रखें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसका इन्होंने कर दिया हत्या। तो ये इन्होंने इस तरीके से अपना बदला निकाल लिया। तो ये था पूरा स्टोरी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का। आपको दोनों जो इवेंट है बहुत अच्छे से याद रखना है, और जो मैंने बताया उसको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने सीरीज चलाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना ही आपका काम है, मेरा काम है आपको बताते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल का नाम है लर्न विथ ज़ेड यूट्यूब के।